अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी का एक लेक्चर हमने आपको दे दिया था ग्लोबलाइजेशन के हवाले से। आज हमारे पास ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड एक और लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। और आफ्टर ऑल इसी टॉपिक से रिलेटेड एक लेक्चर आपका और आएगा, यानी ये चैप्टर आपका 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर ऑल इसके हवाले से इसमें जितनी भी डिस्कशन हो रही है, हम उन तमाम तर चीज़ों को भी कंसीडर करेंगे ताकि आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, चूँकि आप एक प्रेजेंटेशन भी बना चुके हो, तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि इस टॉपिक और इस चैप्टर, इस यूनिट के हवाले से आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है। हमने स्टार्ट किया था ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन होती क्या, देखिए, ग्लोब कहते हैं दुनिया को और लाइजेशन कहते हैं ट्रेंड को। तो ग्लोबलाइजेशन अकर्ट करती है क्यों? क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ ए प्रोसेस हो रहे होते हैं दुनिया के अंदर, यानी दुनिया में ना तब्दीलियाँ आ रही हैं। जैसे सिंपल सी बात मैंने आपको एक बताई थी कि दुनिया में पहले भी बाइंग एंड सेलिंग होती थी, ट्रेडिंग होती थी ना, लोग चीज़ें ख़रीदते थे और सेल करते थे, लेकिन आज भी वही चीज़ हो रही है। लेकिन ग्लोबली चेंज किस तरीके से आ रहा है कि आज हम लोग ऑनलाइन ट्रैक पे काम कर रहे हैं। आज हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इतने सारे प्लेटफॉर्म मिल गए। हमारे पास अमेज़ॉन मौजूद है, ठीक है, हमारे पास अली बाबा एक्सप्रेस मौजूद है, हमारे पास पाकिस्तान में अगर हम देखें हमारे पास दराज ऐप मौजूद है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने, ये क्या है, ये सारी ग्लोबलाइजेशन है। फिर हमने आपको ये बताया कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, एक्चुअली ये क्या करती है, ये क्रिएशन करती है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ और कॉरपोरेशन की, जो ऑलरेडी मौजूद होती हैं बहुत सारे ममालिक के अंदर। यानी कोई भी एक कंपनी है, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो उसी मुल्क में मौजूद हो, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर उसका काम आपको नज़र आता है। और ये तमाम तरह जो एरा, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो इस वक्त पे काम हो रहा है, इसे कहते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन। सही, अगर लास्ट 10 सालों के हवाले से, यानी 20वीं सदी के जो 10 साल थे उसमें अगर हम बात करें ना, तो ये प्रोसेस जो था ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और इसने इकोनॉमिक, सोशली, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को किसी भी नेशन के आगे प्रमोट किया। फिर हम आने लग गए एमएनसीज़ के बारे में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में, फ्रेंचाइज के बारे में, कि इन्होंने आते किस तरीके से इन्होंने जो है वो ग्लोबली अपने तमाम तर कारोबार को आगे बढ़ाया। अब फिर हमने देखा यार कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इसके कॉजेज़ क्या थे ग्लोबलाइजेशन के। पहली बात तो ये, इसके मेन फीचर्स क्या थे कि थ्रू द ग्लोबलाइजेशन वी कैन ईजली फ्लो ऑफ ए गुड्स, यानी ट्रेडिंग हो सकती थी, पीपल मूवमेंट हो सकती थी आसानी से, अर्बनाइजेशन से रूरल, रूरल से अर्बन एरियाज, कैपिटल किस तरीके से फॉर्म हो सकता है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ आपके फ़्लो कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड वाइड इंट्रैक्शन आपके साथ होता था, यानी हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कनेक्टेड हो जाता था थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। ये इसी का ही फीचर है। अगर हम कॉजेज़ के हवाले से बात करते हैं तो हमने कॉजेज़ देखा था कि जहाँ कम्युनिकेशन लैक होता है तो वहाँ ये कनेक्टिविटी को, कम्युनिकेशन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इस हवाले से हमने इसकी बहुत डिटेल में आपको लेक्चर में बताया था। आज का जो हमारा वीडियो है ना, बेसिकली उसके अंदर हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो यकीनन जब मैं आपको ये लेक्चर दे रही होंगी तो आपका ई बुक का पेज नंबर भी आपके सामने होगा। तो आप देखें, उसमें कहा गया है कि व्हेन देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंट सराउंडिंग द इंटरनेट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट मीन है इंटरनेट। तो कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद दुनिया की मुतासिर है किस चीज़ से, कि उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है। नाउ इट इज़ यू कैन सी दैट वी हैव द कनेक्टिविटी इन अ वाईफाई कनेक्शन और इन अ डाटा कनेक्शन। तो बात सुने, इससे क्या होता है कि हम बहुत आसानी से ईजिली कम्युनिकेट होते हैं ग्लोबली। कनेक्टिविटी स्पीड एंड द यूज़र एक्सपीरियंस हैव इम्प्रूव इन अ रेसेंट ईयर। कनेक्टिविटी स्पीड यानी ज़ाहिर है अब हम लोग वाईफाई ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो यूज़र के तजर्बे हैं वो ये बताते हैं कि मौजूदा दौर में इसमें कितनी तरक्की हुई है। द गेमिंग इंडस्ट्री हैज़ चेंज। कौन सी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे? गेमिंग इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री हैज़ चेंज द कंसिडरेबली एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। जैसे गेमिंग इंडस्ट्री आई ना, उसने बहुत तेज़ी से इस फील्ड के अंदर डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंजेस। कंप्यूटर गेम्स हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर गेम्स तो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं विद द पीपल प्लेइंग 1990s, ठीक है ना, 1980s एंड 1990s, 80s
यानी 1980 और 1990 की जो दिहाई चली है, कंसोल इस्तेमाल होते थे, सेगा है, टारी है, ये सारे गेम्स के नाम है, कंप्यूटर गेम्स के नाम है जो उस वक्त इस्तेमाल होते थे। नाउ सीन लाइक अ एंटिक इन अ कंपैरिजन टू अ रिसेंट मॉडल। और आजकल आप देखें कंप्यूटर गेम्स में आपको मज़ीद वैरायटी नज़र आती है, कितने सारे कंप्यूटर गेम्स हैं। लाइक जैसे हम पबजी के हवाले से बात करते हैं, बहुत बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री इस वक्त काम कर रही है और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है इस पर किसी ने लगाया हुआ है और कितने सारे यूज़र्स जो है वो इस गेम के, इसके अलावा और भी बहुत सारे गेम्स हैं कंप्यूटर गेम्स। तो एक दौर हुआ करता था कि लोग बोलते थे यार सेगा, टारी, निंटेंडो ये सारे कंप्यूटर गेम थे, लेकिन आज गेमिंग इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे पास इतने सारे ग्राफिक गेम्स मौजूद हैं कि जिनसे हम फ़ायदा उठा रहे होते हैं। गेमर्स नो लॉन्गर नीड टू प्ले इन अ आइसोलेशन एंड कैन नाउ compete और कोलैबोरेट विद ईच प्लेयर अराउंड द वर्ल्ड। अब ऐसे ऐसे गेम्स भी आए तो जो गेमर्स होते हैं ना, अब जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आप वहाँ बैठे हुए हो, कोई और कहीं और बैठा हुआ है, तो मैं इंटरनेशनली ग्लोबली क्या कर रही हूँ, दोनों के साथ कोलैबोरेशन कर रही हूँ और compete कर रही हूँ, खेल रही हूँ। ये सब आपको पता है। नाउ अ डेज यू कैन सी दैट यू आर ऑल्सो अ गेमर। आप भी बहुत सारे कंप्यूटर गेम्स खेलते होंगे तो आपको भी पता होगा कि हम लोग किस तरीके से किसी भी मुल्क के किसी भी गेमर के साथ कम्युनिकेट हो जाते हैं। इन अ मैनी कंट्रीज फॉर स्पेशली फॉर जापान देयर इज़ अ कंट्रीब्यूटेड कंट्रीज in a gaming industry, Japan and South Korea. This is the name of the countries. Also know that there is a major contribution in a gaming industry. तो जब हम लोग जापान और साउथ कोरिया के हवाले से बात करते हैं ना, तो इन्होंने कौन से गेम इंट्रोड्यूस कराए थे? ऑनलाइन गेम्स। जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, वो कहाँ से आई है? जापान और साउथ कोरिया से आई है। ये बहुत पॉपुलर थे। जो टॉप जो कहते हैं ना गेमर्स थे, वो सब के सब ट्रीट होते थे एज अ सेलिब्रिटीज़। वो एक सेलिब्रिटीज़ हुआ करते थे। The online interface allow the people to create a social network where the people get together. This means the people can build the strong friendship with a fellow gamers in other part of the world. जब आप ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं तो आप किसी भी मुल्क के किसी भी खिलाड़ी के साथ, किसी प्लेयर, किसी गेमर, किसी के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे फ्रेंडशिप भी आपकी बढ़ती है क्योंकि ज़ाहिर है आप गेमर हो, वो भी गेमर है। तो इस तरह से ये जो ऑनलाइन गेमिंग का आगाज़ हुआ था, जिसका जो इन्वेंटर एक्चुअली जापान और साउथ कोरिया है, ठीक है ना, इन्होंने इस गेमिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसके अंदर भी आपके पास एक फ़िगर दी हुई है, आपके पास बुक मौजूद होगी, उसमें एक फ़िगर दी है, फ़िगर 1.16। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में दूँगी। द स्पीड ऑफ ए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैज़ हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन अ कंप्यूटर गेम्स। टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंज आया है ना, उसने बहुत तेज़ी के साथ गेमिंग इंडस्ट्री में अपने इम्पैक्ट शो किए हैं। और वो किस तरह से किए हैं? नए मॉडल्स है जो बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस आई नेशन के अंदर भी, कि आज लोग जो है वो अच्छे से अच्छे गेम्स की तलाश में रहते हैं। करते हैं ना, हम लोग अक्सर बैठे हुए होते हैं जब कभी फ्री होते हैं या दिमाग को हमें फ़्रेश करना होता है। तो आज तो वो दौर नहीं है ना कि आप सीडी लगाते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क का इस्तेमाल करें। आज तो आप सिंपल जाते हो ऑनलाइन गेम्स की तरफ। अब ये ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं ये बाइंग भी होते हैं, कुछ फ्री डाउनलोडिंग भी होते हैं, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबली है, ग्लोबलाइजेशन हुई है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई हैं, तो आज हर मुल्क का गेमर आपके साथ क्या होता है? इंगेज हो जाता है और आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो और आप बासानी प्ले कर रहे होते हो। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन या समरीज़ की। तो रिफ्लेक्शन कहते हैं या समरी कहते हैं, तो कहने का मकसद ये कि एक्चुअली अभी तक हमने आपको जितना कुछ पढ़ाया है ना, उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, ठीक है। दूसरी बात, आपको इसके ये कॉजेज़ एंड द कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए कि किन वजूहात की बिना पर ग्लोबलाइजेशन दुनिया में हुई, कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन। ये चीज़ आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। इसके अलावा नाउ टू नो अबाउट सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक, क्या मतलब है इसका? सोशल कहते हैं माशरे को, यानी माशरती तौर पे, यानी हम अगर एक सोसाइटी में रहते हैं, यानी सोसाइटी एक शख्स से नहीं बनती है, मोर देन वन पीपल से बनती है। तो जब कोई भी शख्स सोसाइटी में रह रहा होता है, सही है, आफ्टर ऑल उसके भी कुछ नीड्स होते हैं। इसी तरह कल्चरल सकाफ़त को कहते हैं, हम जिस माहौल के अंदर रहते हैं, सही है ना, हमारी एक आदत है कि हम अब सेलफोन के बगैर नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कहते हैं इकॉनमी को देखते हुए, मईशत को आप देखें ना, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत कमा के दे रही है, तो ये एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है कि वो हर मुल्क के लिए अर्निंग का ज़रिया है। इसके बाद है बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन affect the world in future, affect the world in फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल के अंदर ग्लोबलाइजेशन किस तरह दुनिया को अफेक्ट करेगी। इसमें इसके कुछ फ़ायदे भी आएंगे और इसमें इसके कुछ नुकसानात भी आएंगे। आज आप देखें ना, हम लोग ई लर्निंग को प्रमोट करते हैं। ई लर्निंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, जैसे मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, दिस इज़ द ई लर्निंग। अब जब हम ई लर्निंग के हवाले से बात करें तो देखिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अगर आप ये समझते हो कि भाई मैं बहुत फार अवे हूँ, सही है, और अगर शहर में भी, मुल्क के अंदर भी होते हैं, तो आजकल ई लर्निंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और मोस्टली स्टूडेंट जो हमारे पास ट्यूटोरियल पे आते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस को ही बेस कर रहे होते हैं। इसकी वजह ये कि पहली बात तो ये आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से बच जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है ई लर्निंग का या ऑनलाइन क्लासेस का या ऑनलाइन एजुकेशन का, वो ये होता है कि देखिए घर बैठे आपका एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, ठीक है ना, आपका ट्रांसपोर्ट बच रहा है, आपका टाइम कंज्यूम कम हो रहा है, आप फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं। वरना आफ्टर ऑल ये होता था कि अगर आप कहीं पर किसी जगह पर, किसी अकेडमी, किसी इदारे में मिशन लेते तो आफ्टर आपको पूरे आवर्स कंप्लीट करके आना होता है। प्लस आप ई लर्निंग के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ड्रॉबैक्स के हवाले से देखें तो देखें डायरेक्टली कम्युनिकेट आपके साथ टीचर का नहीं होता, ठीक है ना, वो आपको सामने जज नहीं, फिजिकली जज नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है दुनिया जा रही है डिजिटल वर्ल्ड की तरफ, वैसे भी नाउ डेज यू कैन सी दैट नाउ वी आर लिविंग इन अ करोना वर्ल्ड। तो जब हम करोना या कोविड-19 के हवाले से बात करते तो देखिए इस वक्त ई लर्निंग ने बड़ा साथ दिया और ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर ई लर्निंग से ही एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि ईज़िली एजुकेशन घर में बैठ के सेफ़ और सिक्योर होके तमाम तम स्टूडेंट्स जो हैं वो उन तमाम तर चीज़ों के बारे में नो हाउ रख सके, ठीक है ना। तो ये सारा अभी तक का हमारा टॉपिक था जो हमने आपको बता दिया। इसके अंदर हमारे पास इसके सोर्सेज हैं, सोर्सेज ए एंड सोर्सेज बी, ये इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली नेक्स्ट वीक की जो मेरी वीडियो है उसमें आएगा। तो फिर ये आपका ओवरऑल एसएसटी में ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, इन तमाम तर टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर देंगे। होमवर्क के हवाले से देख लीजिए, होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसके अंदर जो आपने करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ हैज़, इसका आंसर आपने देना है हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स को किस तरह से ग्लोबलाइजेशन इफ़ेक्ट कर रही है, ये सवाल आपने करना है। इसके बाद हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द गेमिंग इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री को किस तरह से अफेक्ट कर रही है, ठीक है, ये आपने देना है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपने देने हैं कॉजेज़ एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज़ एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये तमाम तर टॉपिक आपने दिए हुए लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की मदद से कंप्लीट करना है और ये वर्क करके क्लियर इमेज मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब ये इंशाल्लाह आपका टॉपिक नेक्स्ट वीक की एक और वीडियो होगी लेक्चर 3 और आपका ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी।
अगर इसमें आने वाली किसी भी क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ ऐसी माइंड में क्लियर ना हो तो आप उसे अपने पास नोट कर लीजिएगा। बराए मेहरबानी ट्यूशन का रजिस्टर प्रॉपर्ली, कोचिंग का रजिस्टर प्रॉपर्ली बनाएं, कॉपी प्रॉपर्ली बनाएं, उसमें ये सारा काम करें ताकि जब आपके एग्ज़ाम्स आएँ तो एग्ज़ाम्स के एरिया में आपके पास ये सारा मटीरियल मौजूद होगा, तो आपके लिए किसी भी चीज़ को पढ़ना लर्न करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको पहले भी लिख चुकी हूँ अपने रिज़ल्ट के अंदर कि देखें पेरेंट्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी प्रॉपर चेकिंग करें, आपकी क्लासरूम कॉपीज़ की भी और आपकी ट्यूशन कॉपीज़ की भी, और हम तक रिपोर्ट पहुँचाएँ। तो लिहाजा आप काम को फेयर अंदाज में साफ़ सुथरे तरीके से किए। उम्मीद की जा सकती है कि आप हमें इससे बेहतर रिस्पॉन्स देंगे। जज़ाकल्लाह।